नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य द इनसाइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा भाषा की अवधारणा, और भाषा की अवधारणा में हमने पढ़ा भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ और भाषा की प्रकृति। उसी की कड़ी में हम दूसरा जो पार्ट लेके आए हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के रूप। भाषा के प्रमुख रूप, मुख्य रूप से भाषा है, उसके दो रूप है। एक है मौखिक भाषा और दूसरा जो रूप है वो है लिखित भाषा। वैसे तो नाम से ही पता चल गया, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा वह है जिसे हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं। तो सीधी सी बात रही, मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, लिखित भाषा किसी लिपि चिन्ह के माध्यम से हम इसको प्रकट कर सकते हैं जिसे दूसरे समझ सके। देखिए, मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावों और सूचनाओं को क्या करता है, दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। यानी एक भाषा, वो भाषा जो हम किसी के सामने प्रकट करते हैं मौखिक रूप से, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे हम कोई बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो वो हम मौखिक भाषा का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भाषण है, कोई भाषण दे रहा है, तो वो भी क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। टेलीफोन से हम बात कर रहे हैं, मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, मतलब संप्रेषण कर रहे हैं। संप्रेषण होता है एक या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत जो करते हैं उसका तरीका। हम कैसे कर रहे हैं संप्रेषण, हम मौखिक रूप से कर रहे हैं, वो होगी मौखिक भाषा। उसके बाद में हम रेडियो जो सुनते हैं, वो भी हमारे मौखिक भाषा का उदाहरण है। उसके बाद में है दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा है क्या? भाषा का वह रूप जिसमें हम या व्यक्ति अपने विचारों, भावों और सूचनाओं को क्या करता है, लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखकर प्रकट करता है। देखिए यहाँ क्या था, बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करता है वो है मौखिक भाषा, और जो लिखकर प्रकट करता है यानी लिखित चिन्हों के माध्यम से प्रकट करता है, तो वो भाषा कौन सी बन जाती है, लिखित भाषा। दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं और लिखित भाषा कहलाती है। देखिए, ये पढ़कर समझते हैं और ये लिखित रूप में बोलकर समझते हैं। मान लो कोई बोल रहा है तो उसको हम समझ रहे हैं। देखिए, हमने भाषा है उसको, भाषा को हम सीखने के लिए पहले हमें सुनना पड़ता है। पहले है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इस तरह से देखिए, मौखिक भाषा है जो सुनना और बोलना, ये जो हमारे भाषा सीखने के तरीकों में मौखिक भाषा के उदाहरण है, और पढ़ना और लिखना ये है लिखित भाषा के उदाहरण। लिखित भाषा वो जो हम किसी को समझाने के लिए या किसी भावनाओं को या सूचनाओं को बताने के लिए हम लिखित चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वो है लिखित भाषा। उसके उदाहरण देखिए, जैसे हमारे पास ये पुस्तक पड़ी हुई है कोई भी, वो हमारे लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र जिसको हम पढ़ते हैं, समाचार पत्र, वो भी क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। जो हमारे पास डायरियां हैं, या यूं कहें हम डायरी लिखते हैं, वो भी क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक तो है मौखिक जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, और दूसरी है लिखित भाषा जिसे हम लिखित में लिपि चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसके बाद में उपर्युक्त दोनों भाषाओं में अंतर क्या है? जैसे एक मौखिक भाषा है और दूसरी भाषा कौन सी है, लिखित है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिए, इन दोनों की विशेषता और आपस में इन दोनों में अंतर। माध्यम, जैसे मौखिक भाषा है वो
ध्वनि संकेतों के माध्यम से बोलकर या सुनकर हम प्रकट करते हैं, तो वो है मौखिक भाषा। और जो लिखित भाषा होती है उसको हम लिखते हैं अक्षर या प्रतीक चिन्ह जिससे लिखते हैं, जिसे लिपि है कोई भी, तो वो क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। दूसरी विशेषता इसकी स्थायित्व की, जैसे जो हमारी भाषा मौखिक है वो अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब आज मैंने अभी बोला है, हो सकता है कल उसी को आप याद भी न रख पाए, तो ये अस्थायी है। और ये जो है लिखित भाषा वो होती है स्थायी, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य जो पड़े हुए हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद में तीसरी विशेषता है, जो मौखिक भाषा है वो अनौपचारिक होती है, यानी बोलचाल की भाषा है। अनौपचारिक मतलब इस भाषा को हम अपने परिवार से, आस पड़ोस से, माता पिता से या अपने दोस्तों से यहाँ से सीख लेते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा बच्चा शुरुआत में सीख लेता है। और औपचारिक जो भाषा है जैसे लिखित भाषा है, उसको सीखने के लिए हमें व्याकरण सम्मत अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी भाषा है, अगर किसी शब्द को लिखें, अगर वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाषा का जो रूप है वो शुद्ध नहीं है। यानी लिखित भाषा है ना, वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध मानी जाती है और उसको मान सकते हैं कि जैसे भी है, बोलने में हम इधर उधर करें तो कोई दिक्कत नहीं आती। बोलचाल की भाषा है वो है अनौपचारिक, और लिखित भाषा है वो है औपचारिक। प्रमाण देखिए, चौथी विशेषता है प्रमाण की। ये कम प्रमाणिक है, जो अभी मैंने बात की साक्ष्य के रूप में, यानी ये कम प्रमाणिक होती है। हम कोई शब्द है, हम बोलचाल में कोई भी शब्द कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो शंकर है, शंकर एक शब्द है, कोई हो सकता है इसी को श को है बोले, लेकिन बोलने में ठीक है बोल सकता है, लेकिन ये जो लिखित भाषा है वो प्रमाणिक है। उसके बाद में पांचवा अंतर संबोधन का। तत्काल श्रोता सामने होती है, यानी बोलने जो बोलचाल की भाषा या यूं कहें कि मौखिक भाषा है, उसके लिए जरूरी होता है कि सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि आपस में बातचीत संप्रेषण जरूरी हो, चाहे कोई भी है, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, चाहे सामने कर रहे हैं, चाहे भाषण के माध्यम से कर रहे हैं, या छात्रों को हम संदेश दे रहे हैं, तो इसमें सामने होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पाठक दूर या भविष्य में भी हो सकता है। जैसे हमने आज लिखित रूप में कोई कहानी लिखी है, उसको हो सकता है कि आज से 2 साल बाद में किसी ने पढ़ी हो या पढ़ेगा। तो इस तरह से जो ये लिखित भाषा है ये दूर भी हो सकती है और भविष्य के लिए भी काम में आती है। 6 नंबर, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो मौखिक भाषा है वो फोन के द्वारा हम बातचीत करते हैं, भाषण के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, नाटक के माध्यम से संवाद होता है और बातचीत करते हैं। वो सभी उदाहरण क्या है, मौखिक भाषा की है। और लिखित भाषा के जैसे पुस्तकें हैं, पत्र है, अखबार है, ईमेल है, ये जो हमारे पास लिखित रूप में साक्ष्य होते हैं, तो ये क्या है, लिखित भाषा है। अब देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसमें जो मुख्य अंतर था वो हमने जाना। इसके बाद में बात करते हैं भाषा के अन्य रूप। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या यूं कहें कि भाषा के मुख्य रूप से प्रकार 2 ही है, मौखिक और लिखित। फिर भी आपसे पूछा जाए कि मातृभाषा किसे कहते हैं, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, तो ये अलग प्रश्न बन सकते हैं। तो भाषा के अन्य रूप में हम बात करें मातृभाषा। अब मातृभाषा किसे कहते हैं, देखिए, जिस भाषीय परिवेश में बच्चा जन्म लेता है, यानी वो जन्म से जिस भाषा को सीखता है वो क्या है, जन्म लेता है, उस भाषा को जन्म से अपने माता पिता से या यूं कहें कि पारिवारिक सदस्यों के द्वारा व्यवहारिक रूप से सुनता है और उनके अनुकरण द्वारा जो उनसे सीखता है, स्वयं भी उसी अनुकरण द्वारा सीख जाता है। तो वो भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा होती है। यानी मातृभाषा उस भाषा को कह सकते हैं जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेता है, उस क्षेत्र विशेष की भाषा को वो सीख जाए अपने माता पिता से, परिवार से, तो वो भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा। फिर है प्रादेशिक भाषा। अब देखिए, प्रादेशिक भाषा है कौन, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, ये देखिए,
वह भाषा जिसका प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत, यानी इससे थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे पंजाबी भाषा है, यानी पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो प्रदेश विशेष की भाषा है, पंजाबी भाषा। गुजरात में गुजराती भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, हरियाणा में हरियाणवी भाषा। ये जो भाषाएं हैं वो प्रादेशिक भाषा ही है। हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनको प्रादेशिक भाषा के रूप में गिन सकते हैं। इसके बाद में राजभाषा, भाषा का अन्य रूप है राजभाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत। देखो ये लाइन आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जानी चाहिए। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है ना, उसे बोला जाता है राजभाषा। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत हो और सरकारी कामकाज की भाषा हो, वो होती है राजभाषा। भारत के संविधान में हिंदी जो भाषा है हमारी, उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 343 है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी भाषा है। देखिए भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343 में। उसके बाद में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए, यानी राजभाषा कौन सी? हमारी हिंदी। और साथ साथ में अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा कब बनाई गई? देखिए संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और लिपि कौन सी है? देवनागरी होगी। यानी हमारी जो भाषा है हिंदी, वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो लिपि है देवनागरी। संविधान सभा ने एकमत होकर हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यानी भारत की जो राजभाषा है हिंदी, इसे राजभाषा कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। वैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब? 26 जनवरी 1950 को। उस समय राजभाषा के संबंध में हिंदी को तो अपना ही लिया था, साथ साथ में जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसे भी राजभाषा के रूप में रखा गया। लेकिन ये कहा गया कि 15 वर्ष तक, यानी 1965 तक इसे राजभाषा के रूप में रखेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा राष्ट्र का कोई भी ऐसा राज्य या प्रदेश ऐसा न होना चाहिए जो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार न करे। अगर ऐसा होता है कोई भी, तो उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे अनिश्चित काल के लिए स्थिति को बढ़ा दिया गया कि आज भी हिंदी भाषा के साथ साथ में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी चलती है। राष्ट्रभाषा, भाषा के अन्य रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। किसी देश में जो लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा जिस भाषा को प्रयोग करते हैं तो वो भाषा बन जाती है राष्ट्रभाषा। तो देखिए इस आधार पर भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हिंदी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। परंतु भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। यानी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी या हिंदी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा की परिभाषा है बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है, उस देश की बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है वही राष्ट्रभाषा मानी जाती है। तो ऑलरेडी हमारे भारत के अंदर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे हिंदी है। ऐसे ही हम बात करें पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, तो उस देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा है वो उस देश की
राष्ट्रभाषा मानी जाती है, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है। यानी अनेक देशों में जो भाषाएं आपस में बोली जाती है, तो वो भाषा कौन सी बन जाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। वह भाषा जो एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, या हम कह सकते हैं कि संचार के लिए उपयोग की जाती है, तो वो भाषा बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, चीन की मंडारिन भाषा है। ये जो भाषाएं हैं वो अनेक देशों में संप्रेषण के आधार पर बोली जाती है, तो इसे इन भाषाओं को, जैसे अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, चीनी भाषा है, तो इन भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। इस तरह से आज की क्लास में हमने पढ़ा भाषा के रूप और भाषा के जो अन्य रूप हैं उनके बारे में। जय हिंद, जय भारत।